तो हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पोल्स की डेफिनेशन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी को समझा था। तो उसका एक एग्जांपल देखा था हमने e की पावर 1/z। पर उस एग्जांपल को मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन से ही क्लियर किया था। अब मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर उसमें हम तीनों डेफिनेशन जो हमने उसकी पढ़ी हैं उनको एप्लीकेबल करके दिखा रहे हैं। तो बेसिकली आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी का मीनिंग क्या था कि अगर किसी फंक्शन के प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी टर्म्स में बन रहा है तो उसे हमने क्या बोला था, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और उसकी एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी बच्चे हमने कि अगर फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाने पर वो एग्जिस्ट ना करे तो भी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और थर्ड डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी तक क्लियर नहीं की है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बच्चे इन तीनों प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बच्चे मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपको वो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो। तो बच्चे मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखें ध्यान से। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z। अब बच्चे मैं इसमें आपको तीनों डेफिनेशंस क्लियर कर दूंगा। अब मैंने एक फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल पार्ट नजर में आ रहा है या नहीं। तो अभी तक देखें तो हमें टोटल डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं दिख रहा। ये तो साइन के साथ एंगल में चीज है, अपोन में तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, अपोन में तो एक कसम से 1 है। और मैंने कहा था प्रिंसिपल पार्ट किसको कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में जेड मिले। तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा, पर थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश की और फिर देखते हैं क्या इसमें प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है या नहीं। तो बच्चे आप लोगों ने साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, एक्स माइनस एक्स की 3/3, एक्स की 5/5, माइनस एक्स की 6/6 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर साइन 1/z का एक्सपेंशन लगाना चाहते हैं तो आप x के बदले पूरी इक्वेशन में क्या पुट कर दोगे, 1/z। तो रख दो एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z। तो x के बदले 1/z यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो सबसे पहली टर्म मिलेगी 1/z। फिर यहाँ पर 1/z रखेंगे तो 1/3 तो चल ही रहा है और साथ में चलेगा z3। फिर 1/5 तो चल ही रहा है और z के अंदर रखें, x के बदले 1/z रखेंगे तो बनेगा 1/z⁵। आगे इसमें भी रखेंगे तो बढ़ता जाएगा, ये 7 आएगा बच्चे, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब ये एक्सपेंशन हमने खोलने के बाद देखा कि ये ऐसा कुछ बन गया। और क्या अब आप लोगों को प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है या नहीं, तो बिल्कुल दिख रहा है बच्चे। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब टर्म्स के अंदर जेड जो है वो अपोन में आ रहा है, और अगर आगे भी एक्सपेंशन में एक्सपेंड करता तो भी जेड जो है वो अपोन में ही आता। इसका मतलब ये सारे प्रिंसिपल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब ध्यान से देखें कि जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी बन रहा है। तो बच्चे जेड को जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो ये सारी टर्म्स इन्फिनिटी बन जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बनने वाली टर्म्स को काउंट नहीं कर पा रहे। पोल्स में गिन पाते थे कि 2 में बन रही है, 3 में बन रही है, पर अगर प्रिंसिपल पार्ट में जेड जब इन्फिनिटी बन रहा है या जिन जिन टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है, अगर हम उनको काउंट नहीं कर पा रहे तो बच्चे वो हमेशा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो किस पॉइंट पे मिल रही है, कब बन रहा है इन्फिनिटी, जब हम जेड को 0 रख रहे हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर z=0 पर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है। तो बच्चे पहले तो इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट डेफिनेशन को क्लियर किया कि यदि प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी टाइम्स बन रहा है तो हमेशा जो सिंगुलैरिटी मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो आप कह सकते हो हेयर एट एक्ट z=0 एफ जेड हैज़ आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल आइसोलेटेड बोल दो या आइसोलेटेड एसेंशियल, एक ही बात है। तो बच्चे ये तो हो गई पहली डेफिनेशन। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ दूसरी डेफिनेशन लगा के। तो बच्चे दूसरी डेफिनेशन थी कि अगर फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करें और वो एग्जिस्ट ना ही करे तो हम कहेंगे वो फंक्शन भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी रखता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें z=0 पर मिल रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर दोनों तरफ लिमिट क्या लगानी है, z टेंडिंग्स टू 0। मतलब वो पॉइंट जिस पर हमें आइसोलेटेड मिल रही है वो अगर फंक्शन पर लिमिट के रूप में अप्लाई कर दें और अगर वो एग्जिस्ट ना करे
तो वो भी कैसी सिंगुलैरिटी होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल। तो इसी एग्जांपल को सेकंड नोट से कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा लिमिट z टेंडिंग्स टू जीरो, तो यहाँ पर ऐसे सेकंड मेंशन कर लेना कि सेकंड डेफिनेशन लगा के प्रूव कर रहे हैं। तो यही वाले पॉइंट पे मिली है तो ये अप्लाई कर दी, एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू जीरो साइन 1/z। अब चाहो तो इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो सीधी सीधी सी बात, आपको जब मैंने ये आइसोलेटेड एसेंशियल के बारे में बताया था तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था कि किस तरीके के केस बनने पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तो अगर यहाँ पर जेड को डायरेक्ट अप्लाई कर दें जीरो, एक्स वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर अपने को सिर्फ समझनी है बातें कि ये लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो उसके लिए देखो, जैसे ही पुट करेंगे तो बच्चे साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, और हम जानते हैं फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लिख सकते हो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। और जब भी किसी क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई करने पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आए तो वो फंक्शन इस पॉइंट पर कैसी सिंगुलैरिटी रखेगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो हेयर एट z इक्वल टू जीरो एफ जेड हैज़ आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बच्चे, जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाएं। मैं एक एक पेपर की ही फ़ीस लेता हूँ, एक साथ तो लेता ही नहीं हूँ। तो बच्चे इसलिए आप लोग फ़ीस जो है वो टाइम से जमा ज़रूर करवाएं। चाहिए आप ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ बच्चे, इस नंबर पे आप कर सकते हैं 9782556949। तो इसके ऊपर आप अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो मर्जी। तो बच्चे, मैंने अभी इस एग्जाम्पल के अंदर आपको पहली डेफिनेशन, इसी एग्जाम्पल में आपको सेकंड डेफिनेशन, अब मैं इसी एग्जाम्पल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड डेफिनेशन और क्लियर करके दिखा रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे बच्चे, उसको एक बार पढ़ो। थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन लिखी थी वो थी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। यानी हमें उस फंक्शंस की जीरो निकालनी है, और अगर वो जीरो n पे डिपेंड कर रही है तो उस पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे, मतलब लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। और अगर लगाने पर वो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमें कौन सी सिंगुलैरिटी देंगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब थोड़ा सा जीरोस का टॉपिक और समझ लेते हैं। तो अलग से हेडिंग लगाकर आप नोट लगाकर लिख लेना जीरोस के बारे में। तो जीरोस ऑफ एफ जेड, हेडिंग ये लगा लेना कि हम फंक्शन एफ जेड की जीरोस कैसे निकालते हैं। देखो, सिंगुलैरिटी का अगर सिंपल से सिंपल भाषा में मीनिंग बताऊं तो आप डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट करते हो। जैसे आपने पोल्स में भी देखा, भाई हम कर क्या रहे हैं, प्रिंसिपल पार्ट किसको कह रहे हैं, जिसमें जेड अपॉन में है, और उसी को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमें जेड की वो वैल्यू मिलती है जिस पे वो फंक्शन सिंगुलैरिटी देता है। तो हमें अगर फंक्शंस की जीरो निकालनी है तो हमें डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ये है, z-2 z-3 का होल स्क्वायर, और नीचे है z+3, और वो कह रहा है कि इस फंक्शंस की जीरो निकालो। बच्चे, जीरोस का मतलब होता है z की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन का मान जीरो हो जाए, मतलब कुल मिलाकर फंक्शंस के रूट। अब आपसे अगर एक सिंपल सी बात पूछूं, अगर आपको x² - 2x+1, मैं कहूं कि मुझे इस फंक्शंस की जीरो बताओ, तो जीरो का मतलब मुझे x के वो मान बताओ जिस पर ये फंक्शन जीरो हो जाए, यानी इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। तो बच्चे, जब भी हमें किसी फंक्शंस की जीरो निकालनी होगी तो हम उस फंक्शन के ऊपर वाले पोर्शन को इक्वल टू जीरो रख देंगे, उससे जो z की वैल्यूज मिलेंगी वही फंक्शंस की जीरोज होती हैं। तो फंक्शंस की जीरोज निकालने के लिए आप फंक्शन के न्यूमिनेटर वाले पोर्शन को इक्वल टू क्या रख दो, जीरो, उससे फंक्शंस की आपको जीरोज मिल जाएंगी, मतलब वो z की वो वैल्यू होंगी जिसको इस फंक्शन में रखने पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो, अगर जैसे मैं ऊपर वाले पोर्शन को इक्वल टू जीरो रखता हूं तो किन्हीं दो का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, इधर ये जीरो और ये जीरो, तो यहाँ से z इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से z इक्वल टू 3 आएगा। पर 3 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। अब जैसे पोल्स के कई टाइप थे वैसे ही जीरोज के कई टाइप हैं बच्चे। अगर इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है तो आप इस z इक्वल टू 2 को कहोगे जीरो ऑफ ऑर्डर 2,
या कह दो डबल जीरो। ऐसे ही सॉरी, z-2 की होल ब्रैकेट की पावर 1 है, 1 है तो आप कहोगे जीरो ऑफ ऑर्डर 1। और अगर किसी जीरो का ऑर्डर 1 है तो उसे हम कहते हैं सिंपल जीरो। तो आप यहाँ पर कह सकते हो हेयर z=2 सिंपल जीरो ऑफ fz, इस फंक्शन की सिंपल जीरो कहलाएगी। ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो z=3, पर इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 2, तो z=3 पे जो जीरो मिल रही है वो डबल जीरो मिल रही है। डबल जीरो का मतलब 3 और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ऐसे ही क्यूब होता तो ट्रिपल जीरो। तो इस तरीके से जीरोस भी कई टाइप की होती हैं, सिंपल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। वो जो भी ब्रैकेट की पावर होगी वो उसका ऑर्डर होगा। तो बेसिकली जीरो निकालने का प्रोसीजर, आप फंक्शन के ऊपर वाले पोर्शन को इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। उससे जो जेड की वैल्यूज आएंगी वही फंक्शंस की जीरोस कहलाएंगी। क्यों कहते हैं फंक्शंस की जीरो? क्योंकि वो जेड की वो वैल्यूज होती हैं जिसको वापस फंक्शन में रखने पर वो फंक्शन का मान जीरो कर देंगी। देख लो चाहिए, z=2 इसमें रखोगे तो ये पूरे स्टेप जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो ये फंक्शंस की क्या कहलाएंगी, जीरोज। तो जीरोज इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल में आपको तीसरा नोट समझा रहा हूं कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो का क्या मतलब है। तो एक बार फंक्शन फिर से बुला लिया। तो बच्चे फंक्शन था इस क्वेश्चन में fz=1 sin 1/z। क्या इसमें आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है? अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो बच्चे ये पूरी चीज़ ऊपर ही है, यानी ये न्यूमरेटर है। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी निकालनी है तो आप तीसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको फंक्शंस की जीरो निकालनी है। पर वो जीरोस ऐसी होनी चाहिए जो n पर डिपेंड करे। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो मैंने z की वैल्यूज़ निकाली उसमें n नाम की कोई टर्म्स आई नहीं दी, पर अब देखते हैं क्या इसमें आ रही है क्या। तो थर्ड डेफिनेशन तभी लगाएंगे जब हमें जीरोस जो है वो n की टर्म्स में मिले। तो भी इन टाइप के क्वेश्चनों में जैसे साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों में जीरोस हमेशा n पर डिपेंड करेगी। तो देखो कैसे करेगी। करने को आप ऐसे भी कर दोगे पेपर में तो भी नंबर पूरे हैं, पर अपने वो नोट समझ रहे हैं कि वो तीसरा नंबर नोट कैसे उस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। तो देखें, ये न्यूमिनेटर है और मैंने आपको कहा है कि जीरोस निकालने के लिए न्यूमिनेटर को इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। तो अपनों ने साइन 1/z को इक्वल टू पुट कर दिया जीरो। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरोज ऑफ fz को। इस फंक्शंस की जीरो निकालने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब साइन कब कब जीरो होता है, n पाई पे। तो बच्चे साइन 1/z, साइन हमेशा कब कब जीरो होता है, n पाई पे, जहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स। क्योंकि आपको पता है साइन जीरो भी जीरो, भाई n का मान जीरो रख देंगे तो साइन जीरो भी जीरो, n का मान 1 रख देंगे तो साइन पाई भी जीरो, 2 रख देंगे तो साइन 2 पाई भी जीरो, और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं तो साइन माइनस पाई भी जीरो, -2 पाई भी जीरो। तो इसीलिए अगर स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो साइन कब कब जीरो होता है, साइन n पाई पे। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1/z इक्वल टू कितना आ गया, n पाई। यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालें तो बच्चे z को इस तरफ मल्टीप्लाई और n पाई को इधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अपने अगर z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/n पाई, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब बच्चे देखो, जो z का मान आया है वो n पर डिपेंड कर रहा है, और आपको क्लियरली लिखवाया है कि अगर हमारी वैल्यूज़ n पर डिपेंड कर रही हैं तो आप इसमें तीसरी डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगानी है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का सीधा सीधा मीनिंग दोनों तरफ लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दो। तो देखो, जैसे ही मैं दोनों तरफ लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये कुछ बनेगा, एन को इन्फिनिटी रख दो, 1/∞ कितना होता है, जीरो। और यहाँ पर तो लिमिट का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो खाली z बचा। तो कुल मिलाकर z इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। और अगर z इक्वल टू जीरो आ गया तो बच्चे ध्यान से देखें, मेरे ऊपर वाले पोर्शन में भी जब मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया था तो z इक्वल टू जीरो पर कैसी सिंगुलैरिटी मिली थी, आइसोलेटेड एसेंशियल। जब मैंने इसी क्वेश्चन को सेकंड नोट से किया था तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही थी। इसका मतलब z इक्वल टू जीरो पर कैसी सिंगुलैरिटी थी, आइसोलेटेड एसेंशियल। आंसर सेम ही आ रहे हैं, चाहे कोई मर्जी प्रॉपर्टी लगा लो। ऐसे ही जब मैंने लास्ट सोल्व किया तो पढ़ो पूरा तीसरा नंबर नोट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो z की वैल्यू कितनी आई है, जीरो। इस डेफिनेशन को लगाने पर z की वैल्यू जीरो आई है, जो भी हमें फंक्शन की कैसी सिंगुलैरिटी देगी,
आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हो एफ जेड गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बेसिकली बच्चे मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल में तीनों डेफिनेशंस लगा के दिखाई। तो जैसे ही आप अगर किसी फंक्शंस की जीरो निकालो, अगर वो एन पर डिपेंड कर रही है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो, और अगर वो लगाने पर वैल्यू जो भी जेड की आएगी वो हमें कौन सी सिंगुलैरिटी देगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू जीरो आई है, इसका मतलब वो हमें क्या दे रही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्यों दे रही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो हमेशा क्या देते हैं, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब लास्ट टाइप रह गया बच्चे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और इसी के साथ सिंगुलैरिटी के सारे टाइप्स ख़त्म, और फिर हम इसकी थ्योरम्स करेंगे और ये चैप्टर भी ख़त्म। तो ये यूनिट सिंपल सा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर पे डेफिनेशन हेडिंग लगाएं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएं लास्ट टाइप। तो अपनों ने आइसोलेटेड के तीनों टाइप पढ़ लिए हैं, अब पढ़ रहे हैं हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो अभी तक इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हमने, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर दो डेफिनेशन है, तो लिखें अ पॉइंट जेड नोट इज कॉल्ड, किसी पॉइंट जेड नोट को अगर आपको कहना है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड, किसी फंक्शन के जेड नोट पॉइंट को अगर आपको कहना है कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दे रहा है, तो कब, इफ देयर एग्जिस्ट एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, every deleted neighborhood of z naught contains many other singular point except z naught। क्या मीनिंग है इस लाइन का बच्चे, किसी जेड नोट को अगर आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलना है फंक्शन की, तो जेड नोट को छोड़कर, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब जेड नोट को छोड़कर उसके आसपास का जो भी नेबरहुड होगा उसके अंदर और भी अदर सिंगुलर पॉइंट होंगे जो जेड नोट के अलावा होंगे, और उन पॉइंटों पे भी फंक्शन क्या बना रहा होगा, सिंगुलैरिटी बना रहा होगा। देखो हम वैसे क्या कहते हैं कि जो बंदा विचित्र होगा उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, पर बच्चे हमने सिंगुलैरिटी को दो टाइप्स में बांटा है, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में तो सिर्फ जेड नोट को ही हम बोलते थे आइसोलेटेड, कब, जब जेड नोट के नेबरहुड में पूरा फंक्शन एनालिटिक हो और सिर्फ जेड नोट पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो जेड नोट को हमने बोला था आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। पर अगर जेड नोट के ऊपर तो फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं और उसके अलावा उसके आसपास के एरिया में दो चार पॉइंट्स और मिल रहे हैं जिन पे वही बिहेवियर है फंक्शन का जो जेड नोट पर है, भाई जेड नोट तो सिंगुलर पॉइंट है ही, और अगर जेड नोट के अलावा उस डोमेन के अंदर, उस नेबरहुड के अंदर और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिन पे फंक्शन सिंगुलैरिटी रख रहा है, तो वो सभी पॉइंट कैसे कहलाएंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मतलब ज़्यादा पॉइंट्स तो वो हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक है, पर तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो तीन चार पॉइंट भी विचित्र हैं। भाई सोचो, एक मैरिज फंक्शन था जिसमें 1000 बंदों का इन्विटेशन था, 1000 में से हजारों के हजारों को कोट पैंट पहन के आना था, पर उनमें से 900 या 950 बंदे कोट पैंट पहन के आए हैं, पर 50 बंदे कुर्ते पजामे में आ गए, तो अभी भी तुम्हें उन पूरी मैरिज हॉल के अंदर वो 50 बंदे अलग दिखेंगे, क्योंकि देखो जितनी भीड़ ज़्यादा, जिस चीज़ की भीड़ ज़्यादा है वो तो तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं, और जो 50 बंदे, 1000 की भीड़ में 50 बंदे जो अलग सी ड्रेस में आए हैं वो विचित्र हैं, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो एक ही जैसी ड्रेस में है। जैसे हम अपने कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा कि स्कूल में मान लो 1000 एडमिशन है या 2000 एडमिशन है, तो उसमें सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, पर कुछ दो चार बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म मान लो प्रेस नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो तीन चार बच्चे ऐसे अलग से दिखते हैं, हाईलाइट से होते हैं कि ये ड्रेस में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, तो बच्चे वो बच्चे विचित्र हैं। हालांकि वो एक से ज़्यादा हैं, पर वो फिर भी विचित्र हैं क्योंकि वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, तो बच्चे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और कोई बच्चा ये भी कह सकता है
कि जो 7-8 बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है पर बाकी बच्चे जो यूनिफॉर्म में है वो भी सिंगुलैरिटी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जो यूनिफॉर्म में है वो भी अलग से हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है, और जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप सिंगुलैरिटी कह सकते हो। तो इसका मतलब अगर जेड नोट को छोड़कर उसके आसपास के एरिया में और भी कई सारे पॉइंट हैं जो सिंगुलर पॉइंट बनने को तैयार है, जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जब एक से ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट मिले हमें तो फिर उस जेड नोट पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नॉन आइसोलेटेड। इसको आइसोलेटेड कब बोलते हैं? जब उसके नेबरहुड के अंदर बाकी सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक हो, सिर्फ इस पर एनालिटिक ना हो। पर अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि जेड नोट पर तो एनालिटिक है ही नहीं, और उसके अंदर और नेबरहुड में कई पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो फिर हम पर्टिकुलर इस जेड नोट पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि जेड नोट के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन पर हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है। तो ये अलग से ऐसा बंदा नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब है अलग से। तो जेड नोट अलग से ऐसा बंदा नहीं है जो सिंगुलैरिटी रख रहा है, उसके अलावा भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिंगुलैरिटी रख रहे हैं। तो फिर इस जेड नोट को हम क्या नाम देंगे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एक रफली सा डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरीके से बना लेना। ये कोई भी डोमेन है कैसी भी शेप का, ओपन सर्कल बनाने का मतलब जेड नोट को छोड़कर उसके आसपास के एरिया बहुत छोटा है, ये बहुत ही छोटा नेबरहुड है। इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट, अब ये पॉइंट्स मैंने जो बनाए हैं उन पे भी सिंगुलैरिटी मिल रही है, और जो बीच में कोई पॉइंट्स नहीं बनाए उन सब पे फंक्शन एनालिटिक है। तो कुल मिलाकर जेड नोट पर एनालिटिक नहीं है, इन कई सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, ये 2-4 जो दिखाए हैं सिर्फ उन पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है। तो क्योंकि जेड नोट के अलावा उसके नेबरहुड में कुछ पॉइंट ऐसे और हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ऐसे इस पॉइंट को भी डार्क करके ऐसे बना दो कि उस पर सिंगुलैरिटी मिल रही है, कि फंक्शन एफ जेड उस पर एनालिटिक नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो हम उस जेड नोट पॉइंट को, फिर इस पर्टिकुलर जेड नोट को हम क्या कह देंगे? नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड अब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके नेबरहुड में और भी कई पॉइंट हैं जो सिंगुलैरिटी रख रहे हैं। तो इसका मतलब जेड नोट कैसा पॉइंट कहलाएगा बच्चे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब इस डेफिनेशन को इस चीज़ से समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन जो है दूसरी, वो इंपॉर्टेंट है, तो नोट लगाकर लिखें। नेक्स्ट डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आइसोलेटेड एसेंशियल में लिखा था लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी देती है, पर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स गिव्स नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर हम किसी फंक्शंस के पोल्स निकालें, अब पोल्स के लिए सिंपल सी भाषा में सीख लो, जो भी फंक्शन दिया होगा उसके डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर दो। जीरोस निकालने के लिए न्यूमिनेटर को जीरो, और पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो। और जीरोस निकालो, पोल्स निकालो, उसके लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट कर दो। पोल्स अगर n पर डिपेंड करें तो हल्का सा लिख लो, अगर पोल्स किस पर डिपेंड करें? n पे डिपेंड करें, तो फिर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का मतलब n टेंडिंग्स टू क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी। और उससे जो z की वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मतलब हमें z की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगी। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? अगर हमें z के कई सारे मान मिले जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो सारी कैसे पॉइंट्स हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा? पोल निकालना होगा। पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट कर दो। अगर वो n पर डिपेंड कर रहा है तो फिर उस पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दो, और उससे जो z की कई सारी वैल्यूज मिलेंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है? अगर z के एक से ज़्यादा मान ऐसे मिले जिन पर फंक्शन एनालिटिक होने को तैयार नहीं है, तो उस फिर पॉइंटों को हम क्या कहेंगे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो जेड नोट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जेड नोट को बोल दिया नॉन आइसोलेटेड, पर वो जो अदर पॉइंट्स मिल रहे हैं वो भी सारे क्या हैं? नॉन आइसोलेटेड। क्योंकि सोचो इस पॉइंट का नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो उसमें भी ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा? नॉन आइसोलेटेड। तो इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं तो वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड की कैटेगरी में आएंगे। तो मैं इसको एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ जेड,
और ये हमें दिया हुआ है 1/sin z माइनस कोस z। अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल पार्ट का मतलब होता है z नीचे होना चाहिए, तो बिल्कुल z नीचे दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सिंगुलैरिटी तो है। अब कौन सी है वो देख लेते हैं। तो बच्चे जब ऐसा कुछ हो तो बस आपको पता है कि आपको सिंगुलर पॉइंट मिलता कब है, जब आप इस नीचे वाली चीज़ को इक्वल टू क्या रखते हो, 0, और उसके बाद फिर डेफिनेशन लगाते हैं हम और देखते हैं कि कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी मिल रही है। तो बेसिकली सिंगुलैरिटी निकालने के लिए आप डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट करते हो, 0, तो आपने पुट कर दिया। तो पुट, क्योंकि क्यों करते हैं 0 पुट, क्योंकि इस पूरे स्टेप को मान लो अगर इक्वल टू 0 रख दिया मतलब नीचे 0 बन गया, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर डिफाइन नहीं है, जब इस चीज़ को इक्वल टू क्या रखते हैं, 0, और जहाँ पर ये नीचे 0 बनाएगा तब जाकर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें वो पॉइंट मिलेंगे जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो कर दो पुट मेरे साथ, sin z माइनस कोस z इज इक्वल टू 0, कोस z उधर जाकर प्लस का हो गया तो sin z इक्वल टू कोस z, कोस z को अपॉन में ले गए तो sin z अपॉन कोस z इज इक्वल टू 1। sin z अपॉन कोस z की वैल्यू कितनी होती है, tan z। अब सोचना ये है कि tan z 1 कहाँ कहाँ पर होता है। बच्चे tan 45 डिग्री पे 1 होता है, पर वो तो एक एंगल हो गया, कई सारे और भी तो एंगल ऐसे हैं जिनके ऊपर tan की वैल्यू 1 होती है। तो जनरल एंगल की बात करें तो tan z इज इक्वल टू कहाँ कहाँ 1 होता है। तो ये कुछ बातें याद होनी चाहिए आपको प्रिंसिपल एंगल्स के बारे में। tan n पाई प्लस पाई बाय 4 पे हमेशा कितनी वैल्यू देगा, 1, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसका मतलब ये किसी एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, कई सारी पॉइंट्स की बात हो रही है। फिर 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो z की वैल्यू आ गई n पाई प्लस पाई बाय 4। और मैंने आपको कहा था, देखो ये पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हल्का सा ब्रैकेट में लिख लो, ये पोल्स को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी हम डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उससे नॉर्मली हमें पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी देखने को मिलती है। पर ये पोल्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, n पर। चेक करो जो मेरा z का मान आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। और जैसे ही पोल्स निकालने पर वो n पे डिपेंड करे, अगर सिंपल होता, मान लो नीचे z-3 होता, तो z-3 को इक्वल टू 0 रखते तो z इक्वल टू 3, और z-3 की पावर ब्रैकेट की 1 है, तो वो तो सिर्फ पोल हो गया और ऑर्डर उसका 1 हो गया क्योंकि उस ब्रैकेट की पावर 1 थी, तो वो तो एक सिंपल पोल हो गया और वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसमें फिर ये डेफिनेशन लगा ही नहीं सकते। पर इसमें हमने जब पोल्स निकाला तो वो n पर डिपेंड कर रहा है, और अगर n पर डिपेंड कर रहा है तो आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओ, उससे जो z की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा इस नोट के अकॉर्डिंग नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखेगी। तो आपने दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दिया। तो लिमिट कब लगानी है, जब n पर डिपेंड करे। जीरोज़ वाले में भी देख लो आप, आज ही करवाया है, n पर डिपेंड कर रहा था इसलिए हमने लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ की डेफिनेशन लगा दी, वो देती है आइसोलेटेड एसेंशियल, और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स देते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि पोल, बच्चे जब भी अपने को कोई फंक्शन ऐसा दिया हो जिसमें नीचे साइन हो, कोस हो, कोसेक हो, टेन हो, तो उस केस में आप हमेशा पोल्स निकाल लेंगे और उसके लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। उससे हमेशा जो z आएगा वो n पर डिपेंड करेगा, और n पर डिपेंड करेगा तो आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओगे। और हमने पढ़ा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हमेशा कैसी सिंगुलैरिटी रखते हैं, नॉन आइसोलेटेड। तो आपने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, इधर तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, n आ ही नहीं रहा, और यहाँ पर n को इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो इन्फिनिटी इंटू पाई प्लस पाई बाय 4 कितना आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में z इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमें कैसी सिंगुलैरिटी मिल रही है, नॉन आइसोलेटेड। अब z इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब कई सारे पॉइंट्स हैं, वो कहाँ से पता लगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन n पर डिपेंड कर रहा है और n बिलोंग्स टू z, और z यानी इंटीजर, इंटीजर में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिस पर हमें फंक्शन क्या मिल रहे हैं, सिंगुलैरिटी रख रहा है। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंटों पर सिंगुलैरिटी रख रहा है तो वो हमेशा कैसी सिंगुलैरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड। तो यहाँ पर z इक्वल टू इन्फिनिटी पर फंक्शन हैज़ आइसोलेटेड एसेंशियल, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो कल की क्लास में मैं इसके एक दो एग्जांपल और दूंगा। आपको दिखने में z इक्वल टू इन्फिनिटी एक ही पॉइंट दिख रहा है, पर एक का मतलब नहीं है
जेड इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब हमें यहाँ पर एन पर क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, और एन की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब इनमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिन पर ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब उन पे सिंगुलैरिटी मिल रही है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंटों पर सिंगुलैरिटी मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड। भाई तुम इस बात को तो फिर भी भूल जाओ। वैसे सोचो, जेड की कई सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर ये नीचे वाला स्टेप जीरो बनता रहेगा, और नीचे वाला स्टेप जीरो बनेगा तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब फंक्शन उन पॉइंटों पर डिपेंड, उन पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एनालिटिक नहीं है, तो उस केस में जो सिंगुलैरिटी होती है वो कैसी होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो कल की क्लास में कुछ 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे, और अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बच्चे जो मैंने लोरेंट एक्सपेंशन करवाया था उसका वेरिफिकेशन पूरा पढ़कर आना, और हो सके तो 1 पेज छोड़कर या 1.5 पेज छोड़कर उस पूरे लोरेंट एक्सपेंशन को अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि कल की थ्योरम है रिमान थ्योरम, और उसको करने के लिए अगर पेपर में वो 20 मार्क्स में आती है तो आपको पूरा का पूरा लोरेंट एक्सपेंशन लिखना है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन रिमान का है, वो 1 पेज का ही है, तो वो 20 नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसमें लोरेंट एक्सपेंशन लिखेंगे। तो एक बार लोरेंट एक्सपेंशन की वीडियो और देख लेना, और कल की क्लास में इसके कुछ और एग्जाम्पल करवाऊंगा जिससे आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाए। तो जब भी नॉन आइसोलेटेड निकालनी होगी हम उस फंक्शंस के पोल्स निकालेंगे, अगर वो पोल्स एन पर डिपेंड करेंगे तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएंगे, जिससे जो जेड की वैल्यूज मिलेंगी वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। ये देखो एक्चुअल में यहीं से मिल रहा है, ये जेड इक्वल टू ये जो आया है एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो जेड की ऐसी वैल्यू रख कर बैठे हैं जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक होने को तैयार नहीं है। तो हमें एक से ज़्यादा पॉइंट जब भी मिलेंगे जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, वहाँ हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी प्रेजेंट होगी। ओके, थैंक यू क्लास।